नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म भीष्म आईएएस में। और आज हम आपके साथ बिहार स्पेशल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह हमारा प्रश्न है कि बिहार के किस भाग से सर्वप्रथम पूरा पाषाणकालीन औजार प्राप्त हुए हैं? तो बिहार के दक्षिणी भाग से सर्वप्रथम पूरा पाषाणकालीन औजार प्राप्त हुए हैं। जरा ध्यान देंगे, बिहार के किस भाग से सर्वप्रथम पूरा पाषाणकालीन औजार प्राप्त हुए हैं? तो बिहार के दक्षिणी भाग से सर्वप्रथम पूरा पाषाणकालीन औजार प्राप्त होते हैं, बिहार के दक्षिणी भाग से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत कौन सा है? तो वह सबसे पुराना प्राचीन साहित्यिक स्रोत जिसमें बिहार का वर्णन मिलता है वो है अथर्ववेद। तो बिहार को जानने का सबसे पुराना साहित्यिक स्रोत जो है वो है अथर्ववेद। फिर से ध्यान देंगे इस प्रश्न पे। बिहार को जानने के लिए जो सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद में बिहार का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाई थी? तो बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी गिरिव्रज, राजगृह या वर्तमान राजगीर को बनाया था। ये तीनों एक ही जगह के नाम है, गिरिव्रज, राजगृह या राजगीर। तो बिंबिसार ने मगध की राजधानी सर्वप्रथम गिरिव्रज को बनाया था। मगध की राजधानी किसे बनाया था? गिरिव्रज, राजगृह या राजगीर। तीनों में से जो भी ऑप्शन दिखे आप टिक कर सकते हैं, क्योंकि तीनों एक ही स्थान के नाम थे। तो बिंबिसार ने सबसे पहले मगध की राजधानी गिरिव्रज या राजगृह को बनाया था। अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियों का सहयोग प्राप्त था? मौर्यकालीन समाज में नगर का प्रशासन चलाने के लिए 6 समितियां होती थी। 6 समितियां होती थी। तो देखते हैं प्रश्न क्या है कि मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियों का सहयोग प्राप्त था? तो मौर्यकालीन नगर प्रशासन में 6 समितियों का सहयोग प्राप्त था। इन्हीं 6 समितियों के सहयोग से नगर का प्रशासन चलाया जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल के दौरान किया जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि शासनकाल किसका था, तो शासनकाल अशोक का था, और अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया जाता है। अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम शफुद्दीन याहया मनेरी, इनका जरा नाम ध्यान रखिएगा। सूफी संत मखदूम शफुद्दीन याहया मनेरी की दरगाह कहाँ स्थित है? तो मखदूम शफुद्दीन याहया मनेरी की दरगाह जो है ना वो बिहार शरीफ में स्थित है। मखदूम शफुद्दीन याहया मनेरी की दरगाह जो है वो बिहार शरीफ में स्थित है। कहाँ स्थित है? बिहार शरीफ में। अगला प्रश्न देखते हैं। तुगलक काल के समय में बिहार की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तो तुगलक काल के समय में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ हुआ करती थी। तुगलक काल के समय में बिहार की राजधानी जो हुआ करती थी वो बिहार शरीफ हुआ करती थी। कहाँ हुआ करती थी? बिहार शरीफ में हुआ करती थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी जो थी वो सिमरावगढ़ में हुआ करती थी। मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो सिमरावगढ़ में थी। मिथिला के कर्नाट वंश की राजधानी सिमरावगढ़ में हुआ करती थी। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बिहार का सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था वो था दरिया खां नुहानी। दरिया खां नुहानी ने इब्राहिम लोदी के विरुद्ध विद्रोह किया था। दरिया खां नुहानी ने किसके विरुद्ध विद्रोह किया था? तो इब्राहिम लोदी के विरुद्ध विद्रोह किया था, और यह बिहार का सूबेदार हुआ करता था। दरिया खां नुहानी कौन था? बिहार का सूबेदार हुआ करता था दरिया खां नुहानी। अगला प्रश्न देखते हैं। खिलजी वंश के समय में कुछ सिक्के किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? तो खिलजी वंश के समय के सिक्के जो हैं वो बिहार के भोजपुर से प्राप्त होते हैं। खिलजी वंश के समय के सिक्के बिहार के भोजपुर से प्राप्त होते हैं। ध्यान देंगे, कहां से प्राप्त होते हैं? बिहार के भोजपुर से प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था वो था फारुखशियर। फारुखशियर का राज्याभिषेक बिहार में हुआ था। फारुखशियर वह पहला मुगल सम्राट था जिसका राज्याभिषेक बिहार में होता है।
किसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ? फर्रुखसियर का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश ही बिहार को सर्वप्रथम दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बनाता है। इल्तुतमिश ही बिहार को सबसे पहले दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बनाता है। तो प्रश्न क्या है कि बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान इल्तुतमिश, पहला सुल्तान इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? तो बंगाल का वह नवाब जो मुंगेर को अपनी राजधानी बनाता है वो था मीर कासिम। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? तो बंगाल का वह नवाब जो मुंगेर को अपनी राजधानी बनाता है वो था मीर कासिम। मीर कासिम मुंगेर को अपनी राजधानी बनाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में है कि बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए किस राजनेता का सक्रिय योगदान रहा? तो बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने में सच्चिदानंद सिन्हा का महत्वपूर्ण योगदान रहा। बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो रहा वो सच्चिदानंद सिन्हा का रहा। सच्चिदानंद सिन्हा का रहा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? तो बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही जो थे वो श्री कृष्ण सिंह थे। श्री कृष्ण सिंह। अगला देखते हैं। पटना में चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? तो पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड 11 अगस्त 1942, 11 अगस्त 1942 को होता है। पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड जो है वो 11 अगस्त 1942, 11 अगस्त 1942 को होता है। ध्यान देंगे 11 अगस्त 1942 को, जिसमें 7 छात्रों को गोली लगती है। अगला प्रश्न, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था? तो बिहार में 1857 के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता बाबू कुंवर सिंह थे, वीर कुंवर सिंह। जरा ध्यान देंगे, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था? तो बिहार में 1857 के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता जो थे वो वीर कुंवर सिंह थे। वीर कुंवर सिंह थे। वीर कुंवर सिंह के बाद इस विद्रोह का नेतृत्व इनके भाई अमर सिंह करते हैं। तो बिहार में 1857 के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो बाबू वीर कुंवर सिंह थे। अगला देखते हैं। बिहार में हुए नोनिया विद्रोह के दौरान कौन सा जिला प्रभावित हुआ? तो बिहार में हुए नोनिया विद्रोह के दौरान सारण, वैशाली और पूर्णिया, ये 3 जिले मुख्य रूप से प्रभावित थे। तो बिहार में हुए नोनिया विद्रोह के दौरान, इस विद्रोह का नाम ध्यान देंगे, नोनिया विद्रोह के दौरान बिहार के कौन से जिले प्रभावित होते हैं? तो सारण, वैशाली और पूर्णिया। 1, 2, 4, सारण, वैशाली और पूर्णिया प्रभावित होते हैं। कौन कौन से जिले प्रभावित होते हैं? सारण, वैशाली और पूर्णिया। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के दौरान हुए नशाबंदी आंदोलन में बिहार का कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ? असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में जो नशाबंदी आंदोलन चलाया गया था, इसमें बिहार का कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है? तो इसमें बिहार का शाहाबाद, पटना और गया, ये तीनों जिले प्रभावित होते हैं। इसमें बिहार के शाहाबाद, पटना और गया तीनों जिले प्रभावित होते हैं, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से एक से अधिक शाहाबाद, पटना और गया, ये तीनों जिले प्रभावित होते हैं इस नशाबंदी आंदोलन के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में बिहार में किसान आंदोलन को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण योगदान किसका था? तो बिहार में किसान आंदोलन को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण योगदान स्वामी सहजानंद सरस्वती, कार्यानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा और राहुल सांस्कृत्यायन, इन चारों व्यक्तियों का था। तो बिहार में किसान आंदोलन को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण योगदान जो था स्वामी सहजानंद सरस्वती, कार्यानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा और राहुल सांस्कृत्यायन, इन सभी व्यक्तियों का था। अतः इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से एक से अधिक, हमारा डी आंसर होगा इसका सही, क्योंकि इन चारों व्यक्तियों का महत्वपूर्ण योगदान था बिहार में किसान आंदोलनों को प्रसारित करने में। अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छा लगता है तो हमारे वीडियोज को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।